आज की हमारी वर्कशीट नंबर 27 रहेगी सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित, जो कि हमारी कक्षा 8वीं की वर्कशीट रहेगी। ये वर्कशीट हमारी शुक्रवार यानी कि 22 जनवरी से संबंधित वर्कशीट होगी। सबसे पहले विद्यार्थी के नाम की जगह बच्चे अपना नाम डालेंगे। कक्षा अध्यापक के नाम की जगह वो अपने कक्षा अध्यापक या कक्षा अध्यापिका का नाम जो है वो डालेंगे। तो इससे पहले वाली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि राजनीतिक और सामाजिक जीवन में हास्याकरण से हम किस तरीके से निपट सकते हैं। उसी से संबंधित हमारी वर्कशीट नंबर 2 ये रहेगी। तो देखते हैं कि इसके माध्यम से हमें और क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा। कि हमारे देश में हाशियाई समुदाय जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, ऐसे समुदाय जिनके साथ जो है उनकी जाति और उनकी सामाजिक परिवेश के आधार पर भेदभाव किया जाता है, जिनकी संख्या कम होती है और लोगों से बचने के लिए वो क्या करते हैं, वो खुद को समाज से और राजनीति से अलग हटा लेते हैं और एक जगह पर सिमट कर रह जाते हैं। ऐसे लोगों को हम हाशियाई समुदाय के रूप में जानते हैं। तो आगे देखते हैं कि हमारे देश में हाशियाई समुदाय के लोगों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए सरकारी नीतियों के अलावा कई कानून भी बनाए गए हैं, जिनमें एक समूह के लोगों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान है। इनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं। अनुसूचित जाति, जिनको हम एससी के नाम से भी जानते हैं, और अनुसूचित जनजाति, जिनको हम एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब के नाम से जानते हैं। इनसे संबंधित एक अधिनियम है जिनको हम अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। तो सबसे पहली जानकारी दी गई है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई गंदा पदार्थ खाने पीने के लिए विवश करने पर सजा का प्रावधान है। दूसरा बताया गया है कि अनुसूचित जाति जनजाति के किसी व्यक्ति को निर्वस्त्र करके घुमाना या उसके चेहरे पर रंग लगाना या कोई ऐसा कृत्य करना यानी कि कोई ऐसा काम करना जिससे मानवीय प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचे, इस पर भी सजा का प्रावधान है। तीसरा बताया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई जमीन पर कब्जा करने पर भी सजा का प्रावधान है। आगे हमें बताया गया है कि इस अधिनियम के अनुसार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की किसी भी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करना या उसके साथ जबरदस्ती करने पर सजा का प्रावधान है। तो इस तरीके से ऐसे लोगों को शोषण से बचाने के लिए अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 बनाया गया है, जिसमें ये सभी नियम बनाए गए हैं कि अगर इस तरीके का कोई भी काम इन जातियों के खिलाफ कोई भी व्यक्ति करता है तो उनको कानूनन सजा दी जाएगी। यह कानून 1989 में उन समुदाय की मांगों के जवाब में बनाया गया था। इस कानून में शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूपों में फर्क कर सूची दी गई है। इसका मकसद दोषी लोगों को कानून के समक्ष लाना था। कि इस कानून का मुख्य मकसद क्या था कि जो व्यक्ति हैं अनुसूचित जाति और जनजाति से बिलोंग करते हैं, उनके अगेंस्ट जो भी अपराध किए जाते हैं उनको उनसे बचाया जा सके, उनको शोषण से बचाया जा सके, और जो लोग उनके खिलाफ ये इस तरीके के बुरा व्यवहार करते हैं उनको जो है वो कानून के सामने लाया जाए ताकि उनको उचित सजा दी जाए। आगे हम देखते हैं कि आदिवासी जो हैं, आदिवासियों की मांगे क्या थी और 1989 का अधिनियम जो था वो हमें और क्या क्या जानकारियां प्रदान करता है। 1989 का अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण है। आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत जमीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। कहने का मतलब है कि जो आदिवासी समुदाय के व्यक्ति होते हैं उनकी ज़मीन पर कब्जे से संबंधित जो यहाँ पर कुछ कानून बनाए गए हैं वो भी हमें 1989 के अधिनियम में देखने को मिलते हैं। तो वो कौन से हैं कि संवैधानिक रूप से आदिवासी की ज़मीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को बेचा नहीं जा सकता। जहाँ ऐसा हुआ है वहाँ संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें अपनी ज़मीन वापस मिलनी चाहिए।
दूसरा बताया गया है कि आदिवासी कार्यकर्ता सीके जानू का आरोप है कि आदिवासियों के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं हैं। कहने का मतलब है कि लोगों के साथ साथ सरकारें भी जो है इन लोगों का शोषण करती हैं। यही सरकार है जो लकड़ी के व्यापार, पेपर मिल आदि लगाने के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जनजाति जमीनों का दोहन करने और आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों से उजाड़ने की छूट देती हैं। तीसरा बताया गया है कि इसके अलावा जंगलों को आरक्षित या अभयारण्य घोषित करके भी लोगों को वहां से बेदखल किया जा रहा है। आगे हमें बताया गया है कि जो हमारे आदिवासी कार्यकर्ता हैं सीके जानू, उनका यह कहना है कि जब सरकार आदिवासियों से छीनी गई जमीन पर औद्योगिक या अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है, तो इन विस्थापितों को पुनर्वास करने के लिए मामूली सा खर्चा करने में क्यों हिचकिचाती है। तो ये सभी मांगे जो है वो आदिवासी समुदाय के लिए कार्य करने वाले जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं सीके जानू, उन्होंने उठाए थे और इस आधार पर वो आदिवासियों की ज़मीन से संबंधित जो है वो नियम के बारे में यहाँ पर 1989 का जो अधिनियम है उसमें एक संपूर्ण कानून की मांग करते हैं। अब देखते हैं कि आगे इस ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर हमें कौन से प्रश्न करने को दिए गए हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है एक एक्टिविटी, आपको करना है पौधा लगाते हुए अपना एक चित्र बनाओ और लिखो पेड़ों को काटने से क्या क्या हानियां हो सकती हैं। तो सभी बच्चे ये एक्टिविटी करेंगे, वो अपनी एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे जिसमें आप पौधा लगाते हुए दिखाई दिए हैं और साथ ही साथ आपको लिखना है कि अगर हम पेड़ों को काटते हैं तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या पूछा गया है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कानून बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हमें पता है कि ये कानून बनाने की ज़रूरत हमें किस लिए पड़ी थी कि हमारे समुदाय में या फिर हमारे देश में हाशियाई समुदाय के लोगों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए सरकारी नीतियों के अलावा कानून भी बनाए गए हैं ताकि इन समूह के लोगों की रक्षा की जा सके। और इसीलिए हमें जो हमारी अत्याचार अधिनियम बनाया गया है 1989, इसकी हमें आवश्यकता पड़ी। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 1 जो है वो इसका उत्तर हो जाएगा कि इन लोगों को शोषण से बचाने के लिए और इनके अधिकारों की रक्षा के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी, कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी। दूसरा जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कानून 1989 के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप करेंगे कि आपको ये चारों बातें जो है आपको अपने इस प्रश्न के उत्तर में लिखनी है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा और ये चारों बातें आप यहाँ पर लिखेंगे कि इन सब बातों के जो ये मेन बिंदु हैं हमें 1989 के अधिनियम में देखने को मिलते हैं। फिर है हमें पूछा गया है कि आदिवासियों को उनकी ज़मीनें क्यों वापस मिलनी चाहिए। तो सबको पता है कि आदिवासियों को उनकी ज़मीनें किस लिए वापस मिलनी चाहिए, क्योंकि यही उनके गुजारा करने का एक प्रमुख जरिया है। और साथ ही साथ जो एक नियम बनाया गया है संवैधानिक रूप से, उसमें बोला गया है कि उनको उनकी ज़मीन से अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए संविधान की गरिमा को बनाए रखने के लिए उनको उनकी ज़मीनें जो है वो वापस मिलनी चाहिए। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 3 का उत्तर, ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और इसमें हमें पूछा गया है कि अपने अनुभव के अनुसार बताइए कि आदिवासियों की मदद के लिए आपके क्या सुझाव हैं। तो इससे पहले भी हमने पीछे की वर्कशीट में बताया था कि आदिवासियों की मदद करने के लिए क्या करना चाहिए। सरकार को नई नीतियाँ बनानी चाहिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाए जाने चाहिए और उनके खिलाफ अगर कोई भी उनका शोषण करता है, उनको पीड़ित करता है या फिर उनके खिलाफ कोई जनगणने अपराध करता है तो ऐसे लोगों को सज़ा देनी चाहिए। साथ ही साथ उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए और इन लोगों को
स्थापित करने के लिए सरकार को उन्हें सहायताएं भी देनी चाहिए और उनके लिए सरकारी योजनाएं चलानी चाहिए, जिससे कि वो दोबारा से समाज की मुख्य धारा में लौट पाएं। तो इस प्रकार से ये हमारी आज की वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है और अंत में हमें दिया गया है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, जिसके अनुसार हमें कोविड-19 से बचने के लिए नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना चाहिए।